Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था. सो उसी प्लेलिस्ट में आज के जो टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसको बोलते हैं. सो इस टॉपिक को हम डिटेल में विद डायग्राम डिस्कस करेंगे. अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि जो वो वीडियोस है वो और इस वीडियो आपस में इंटर रिलेटेड है. ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे भी आने वाले जो वीडियोस होंगे तो वीडियोस ऐसे ऐसे हैं, बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे आने वाले वीडियोस में. वो सब क्या है, स्टार्टिंग में ही पढ़ना जरूरी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तभी आपको आने वाले वीडियोस में वो सब चीजें क्लियर हो पाएगा. तो उनमें से बहुत सारे टर्म्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ टर्म्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में, तो उसको आप देख लें. उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक वीडियो में अपलोड किया था वीडियो का नाम है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आप ऐसा समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आप 10% आपको समझ में आ गया, क्लियर है. ऐसा वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें यूज है, और वो सभी चीजें सभी उसमें जो टर्म्स यूज्ड हैं वो सब आने वाले वीडियोस में आपको फ्रिक्वेंटली यूज्ड होंगे. तो एक बार आप उस वीडियो को देख लें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, तब आप जाकर इस वीडियो को कंटिन्यू करें. सो देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है. सबसे पहला ही बॉक्स है जो बेसिक डेफिनेशन है कि इन ऑर्डर फॉर अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट अ लेटर टाइम. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे सिंपल सा है कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक टर्म था जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. क्लियर है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस P1 है, इसको CPU मिला, ये प्रोसेस अभी 50% ही कंप्लीट हुआ है कि सिस्टम में एक और प्रोसेस आ गया जिसका नाम है P2. अब P2 का जो प्रायोरिटी है वो क्या है, P1 से ज्यादा है. तो क्या होगा, CPU अब P1 से हट के किसको मिलेगा, P2 को मिलेगा. अब P2 जब अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि P2 का प्रायोरिटी ज्यादा है तो P2 अपना काम पहले खत्म करेगा, तो इसका जब काम हो गया 100%, तो अब CPU दोबारा किसको मिलेगा, CPU अब P2 CPU को फ्री कर देगा, तो CPU अब दोबारा मिलेगा P1 को. तो जब CPU इसको मिलेगा तो CPU P1 का जो काम होगा वो 50% के बाद करना स्टार्ट करेगा, मींस 51% से स्टार्ट करेगा काम करना और इसको फिर कंप्लीट करेगा. तो जब CPU दोबारा P1 को मिला, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लॉक में, इन ऑर्डर फॉर अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मीन्स कि 50% खत्म हो गया है तो अब 51% से काम होना स्टार्ट होगा, तो सेम पॉइंट पे उस वहीं से कंटिन्यू हो. तो वहीं पे क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टर्म यूज होता है. तो वही लिखा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ मैकेनिज्म टू स्टोर एंड रीस्टोर द स्टेट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ सीपीयू इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. सो मैंने बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी, कि क्या होता है कि अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि जो P1 है वो 50% काम खत्म कर चुका है, जब सीपीयू दोबारा P1 के पास आएगा. तो वहीं पे क्या होता है, हर एक प्रोसेस के पास अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, हर एक प्रोसेस के पास यूनिक होता है. उसमें उस प्रोसेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि वो प्रोसेस कितना काम खत्म कर चुका है, प्रोसेस का यूनिक आईडी क्या है, एंड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन. सो जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस का जो स्टेट होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है कहाँ पे, पीसीबी में, सो दैट कि जब सीपीयू दोबारा उसके पास आए तो सीपीयू को पता चल सके कि वो प्रोसेस कितना कंप्लीट हुआ है. एंड एक बार प्रोसेस 100% हो गया तो वो प्रोसेस क्या करता है, फ्री हो जाता है, तो फिर पीसीबी भी डिलीट हो जाता है. सो नेक्स्ट बॉक्स में भी वही है, ये वाले बॉक्स में, अ context switcher makes it possible for multiple processes to share a single CPU using this method. अब ये कैसे मैं समझता हूँ, अब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम की हेल्प से नेक्स्ट स्लाइड में. क्लियर है. फिर नेक्स्ट बॉक्स क्या है, द स्टेट ऑफ द करंटली रनिंग प्रोसेस इज सेव्ड इनटू पीसीबी. तो करंटली रनिंग मींस अभी P1 रन हो रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे P1 रन हो रहा है. जैसे ही प्रोसेस P2 के पास गया, CPU P2 के पास गया, तो P1 का जो स्टेट है वो क्या हो गया, सेव हो गया, इज सेव्ड इनटू कहाँ पे, पीसीबी. when the scheduler switches the CPU from executing one process to another. क्लियर है. तो जब जो शेड्यूलर है वो क्या करेगा, सीपीयू को जब P1 से हटा के P2 को देगा, तो वो जो P1 का जो स्टेट होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पीसीबी में. एंड गाइस एक और पॉइंट कि आप जो प्रीवियस वीडियो था डिस्पैचर, इसको भी एक बार आप देख लें. डिस्पैचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमने जब इस डायग्राम में डिस्पैचर को यूज किया था कहाँ पे, तो उसका
यूज क्यों किया था हमने डिस्पैचर को। क्लियर, ये हो गया। अब इस जितने भी ये तीनों बॉक्स है आपस में इंटररिलेटेड, ये सभी पॉइंट्स की सिंपल सा पॉइंट है कि एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद CPU है। अब जब एक और प्रोसेस आया जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या होगा कि सिस्टम बोलेगा CPU को कि इस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज्यादा है, मींस P2 का, तो आप पहले P2 का काम खत्म करें, आप पहले P2 को एलोकेट हो, तब जाके आप P1 का काम खत्म करें, क्योंकि P1 की जो प्रायोरिटी है उसकी इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी कम है। तो जैसे ही CPU, अब CPU कुछ काम तो P1 में खत्म कर चुका है, तो जब वो P2 पे आएगा तो P1 के जितने भी इसके स्टेट होंगे, जितना काम खत्म कर चुका होगा, ये सब कहाँ स्टोर हो जाएगा, PCB में। तो ये जो मैकेनिज्म है स्टोर करने का, ये इसी को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्लियर है। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग की हेल्प से हम एक CPU से मल्टीपल प्रोसेसेस को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है, मीन्स मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में एक CPU को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग। मतलब ऐसे ही यही कि मल्टीपल प्रोसेस, सपोज 10 प्रोसेस है तो पहले P1 हो रहा है, अब P2 आ गया इंपॉर्टेंट है, तो CPU P1 को छोड़कर P2 को मिल जाएगा, फिर P2 को छोड़कर P3 को मिल जाएगा, P3 को छोड़कर P4 को मिल जाएगा, फिर P4 को छोड़कर वापस P1 को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ऐसा होता रहेगा। तो ये है ना कि मीन्स कुछ कुछ टाइम पे सभी प्रोसेसेस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, CPU की हेल्प से हो रहा है, सॉरी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की हेल्प से। एंड ये जो प्रोसेस होता है स्विचिंग का, ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चल पाएगा, रियल वर्ल्ड में आपको नहीं पता चल पाएगा। बैकएंड पे होता है स्विचिंग, बट बहुत ही फास्ट होता है। क्लियर है। अब समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। क्लियर है। तो जो हमारा मेन मेमोरी होता है जिसको हम रैम बोलते हैं, रैम, इसमें क्या होता है, कुछ स्पेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिक्स्ड होता है, हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने कोई फोन या फिर लैपटॉप देखा होगा जिसमें सपोज 4 GB रैम है, तो देखा होगा आपने उसमें लिखा होगा 3.89 फ्री। तो जो बाकी का स्पेस है उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिक्स है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ स्पेस हुआ यूजर स्पेस, इसी में हम क्या करते हैं, जो जनरली जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो प्रोग्राम्स या फिर आप प्रोसेस बोल रहे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब जिस प्रोसेस को अभी एग्जीक्यूट होना है, जिसको CPU मिलना है, तो वहां पे क्या होता है, प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से आता है मेन मेमोरी में, फिर वो अपना काम खत्म करता है और फिर वापस जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर है। तो अब सपोज पहले आया P1 सिस्टम में, P1 है, क्लियर है, P1 आया यहाँ पे यूजर स्पेस रैम में। क्लियर है, P1 आ गया, अब P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, बट क्या हुआ कि सिस्टम में P2 आ गया, ये P2 है, P2 आ गया। अब P2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट जनरेट होगा, और इंटरप्ट जनरेट होगा मतलब कि सिस्टम बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि अभी जो P1 जो P2 आया है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो क्या CPU किसको एलोकेट हो, P2 को एलोकेट हो। तो फिर P1 को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि CPU एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट यहाँ पे कर पा रहा है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी होते हैं, बट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है, एक से ज़्यादा CPU होते हैं, तो एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट जो मल्टीपल प्रोसेसिंग का प्रोसेसर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आया है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग सिंपल एग्जांपल है। क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि P1 अब वापस जाएगा, तभी तो P2 अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि जब CPU P1 से हटेगा तो CPU तो अब क्या हो गया, आइडल हो गया। अब सॉरी, P1 तो आइडल हो गया, P1 अब कोई काम कर नहीं रहा है। तो वो इंस्टेड ऑफ कि वो रैम में ही रह के रैम का स्पेस ले, इससे बढ़िया है कि हम P1 को कहाँ भेज, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रैम और मेन मेमोरी। क्लियर है। तो P1 अब मेन मेमोरी का स्पेस खाली करने के लिए क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। तो उस प्रोसेस को जब वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी जा रहा है उसको हम बोलते हैं स्वैप आउट। ये क्या हुआ, P1 यहाँ से ये P1 स्वैप आउट होता हुआ कहाँ चला गया, आ गया वापस सेकेंडरी मेमोरी में। अब P1 को चाहिए CPU, तो P1 वहाँ P2 को सॉरी, तो P2 यहाँ से स्वैप इन करते हुए आ गया, P2 कहाँ आ गया, मेन मेमोरी में। अब सपोज P2 अभी मैंने अभी डिस्कस किया था कि 30%, अगर P2 भी हो गया P3 आ गया तो क्या होगा। सपोज P1 अभी 50% हुआ था। क्लियर है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि P2 का प्रायोरिटी ज़्यादा है P1 से। अब P2 सपोज अभी 30% ही हुआ है कि सिस्टम में एक और प्रोसेस आ गया, प्रोसेस P3। क्लियर है। और P3 का जो प्रायोरिटी है वो P2 और P1 दोनों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो CPU, अब जो ये P2 है ये वापस क्या हो जाएगा, स्वैप आउट। यहाँ क्या हो जाएगा, स्वैप आउट, और P3 आ जाएगा स्वैप इन करके, तो यहाँ आ गया P3।
अब P3 का प्रायोरिटी ज़्यादा है तो P2 अपना P3 अपना काम खत्म करेगा 100%। जब P3 100% खत्म कर लेगा, ये क्या है, स्वैप इन, तो P2 क्या हो जाएगा, सिस्टम से फ्री हो जाएगा, काम खत्म, फ्री। अब क्या होगा, अब P2 यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी में था, क्योंकि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, अब P2 दोबारा आएगा सिस्टम में, कहाँ पे, मेन मेमोरी में। फिर P2 अपना बचा हुआ 70% काम खत्म करेगा, फिर P2 भी फ्री हो जाएगा, फिर वापस क्या होगा, P1 फिर से आएगा रैम में, वो भी अपना बचा हुआ 50% काम खत्म करेगा, एंड यहाँ पे सभी प्रोसेस फ्री। तो यही हेल्प होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, सीपीयू मिल सकता है। सो गाइज, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग या फिर प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग कोई टिप्स मुझे शेयर करना हो तो वहाँ पे मैं करता हूँ। क्लियर है? एंड गाइज, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि वो भी इन सभी टॉपिक्स को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सके, टाइम पे पढ़ सके, एंड अपने प्लेसमेंट्स में या फिर सेमेस्टर एग्जाम में बेटर मार्क्स को कर पाए। सो गाइज, थैंक यू।